देखो भाई 12th बी वाले, 12th बी का सिलेबस थोड़ा सा डीप है और ज़्यादा है। देखो पहला देखो, मैंने आज थोड़ा सा एक टॉपिक करवाया है कि यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र है, मैं दोबारा इसको करवा देता हूँ। बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी यदि मैं परीक्षण आवेश या किसी भी चीज़ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूँ। अभी तो हम उसी ऊर्जा उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब कर रहे हैं हम अलग का। अब यदि मैं सिर्फ एक आवेश के लिए कहूँ, किसके लिए? एकल आवेश के लिए। इसमें पहली हेडिंग डालनी ही तुम्हें ए, या मैं बोल सकता हूँ इसको एकल आवेश। किसके लिए मेरे भाई? एकल आवेश की जो मेरे पास स्थितिज ऊर्जा होगी, यदि मेरे पास सिंगल आवेश है तो उसके लिए भाई ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वही होगी जो तुम उसको या तो कहीं बाहर से अनंत से उस विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गया कार्य, तुमने उसको काम दिया, वही ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी जितना तुमने काम दिया उसको। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ W बराबर क्यों, और हमारे पास W बराबर उसमें क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र में कभी हम काम के लिए फार्मूला निकालते तो कहाँ पर V1 माइनस का V2, W बराबर V1 माइनस का V2। मैं कहाँ से ला रहा हूँ? V वोल्ट पे लाया हूँ। कहाँ से लाया हूँ? जीरो से। अनंत से लाया हूँ तो अनंत पे वोल्टेज जीरो। तो काम के लिए तो W बराबर मैं Q इंटू V लिख दूँ सीधा सीधा। ये मेरे पास हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश पर स्थितिज ऊर्जा। यह याद भी रखनी है, और इसको हम स्थितिज ऊर्जा को यहाँ U से दिखाते हैं और इंटू W बराबर मैं इसको Q भी लिख सकता हूँ। ठीक, लेकिन तुम्हें ध्यान ये रखना है, जब कभी भी मैं इस वर्क निकालूँ ना, वर्क बराबर जितना वोल्टेज डिफरेंस है और जितना तुम्हारे पास आवेश है विद्युत, यदि तुम्हें विद्युत क्षेत्र में कार्य निकालना है तो कार्य के लिए मैं क्या काम करूँगा, जितना तो तुम्हारे पास मेरे भाई आवेश है और गुणा जितना विभवांतर है। विभवांतर अनंत पे कितना है? जीरो। यहाँ पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र में आके? V, बस V माइनस का जीरो बराबर विभवांतर। विभवांतर का मतलब विभव का अंतर। यही यदि मैं इसी में दूसरी बात कहूँ, दो आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा, ऐसे लिखो, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब ज़रा देखो, मेरे पास दो निकाय हैं। अब विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा रखे हो सकते हैं, मान लो दोनों को विद्युत क्षेत्र, एक मेरे पास Q1 आवेश है, एक मेरे पास Q2 आवेश है, एक पर विभव V1 है, एक पर विभव V2 है, दोनों के बीच की दूरी R12 है, दोनों के बीच की दूरी मेरे पास R12 है। और तो वर्तमान स्थिति में अब हम क्या काम कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति तक लाने में, पहले को लाने में किया गया कार्य कितना लिख सकता हूँ मैं? W1 बराबर Q1 इंटू V। भाई अनंत से ला रहे हैं। अब दूसरा ज़रा ध्यान करो, अब यदि मैं इसी प्रकार दूसरे के लिए बात करूं, अब दूसरे के लिए यदि मैं बात करूं, इसमें मैंने Q1 लिखा। अब ज़रा देखो, ये मान लो मेरे पास विद्युत क्षेत्र है भाई। ज़रा इसमें एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता कि ये मैंने लिख कैसे दिया। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है, एक तो जो मैं दूसरे को ला रहा हूँ, दूसरे विद्युत क्षेत्र को ला रहा हूँ मैंने, पहला विद्युत आवेश यहाँ पर ला कर रख दिया Q1, और ये अब देखो मिक्स होगा, दो तरीके का विद्युत क्षेत्र होगा। एक तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, मुझे जो मैं दूसरे Q2 को अनंत से उठा के इधर को ला रहा हूँ, एक तो मेरे पास बाह्य विद्युत क्षेत्र है ही है ये वाला, एक तो मुझे इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। दूसरा जो मुझे काम करना पड़ेगा, जो तुम पहला विद्युत क्षेत्र उठा के लिया है, ये भी तो अपना एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा, उसके विरुद्ध भी काम करना पड़ेगा। तो दोनों के प्रति काम निकालना पड़ेगा, तब उसको जोड़ना पड़ेगा। मान लो दूसरे के प्रति, पहले दूसरे के प्रति निकालो, कितना हो जाएगा? Q2 और इंटू V2। ये मेरे पास दूसरे के प्रति विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया काम है, इसके विरुद्ध जो मुझे काम करना पड़ेगा है भाई, इस विद्युत क्षेत्र के कारण। अब लेकिन यदि मैं कहूँ मुझे Q1 के कारण क्या निकालना है, Q1 के कारण Q2 को इस विद्युत क्षेत्र में लाना, Q2 को इस विद्युत क्षेत्र में लाना Q1 के कारण, तो फार्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना लिख सकता हूँ मैं? Q1 इंटू Q2 और अपॉन का R12, ये जो मेरे पास दूरी है, और यही मेरे पास क्या हो जाएगी? टोटल स्थितिज ऊर्जा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ U बराबर, पहला लिख दो कितना मेरे भाई? Q1 और इंटू V1, दूसरे के लिए लिख दो। देखो ये मेरे पास हो गया विद्युत क्षेत्र में अनंत से Q2 को लाने में किया गया कार्य,
Q2 और इंटू V2, ये मेरे पास है विद्युत क्षेत्र के कारण जो प्रथम विद्युत क्षेत्र तुमने रख दिया उसके विरुद्ध Q2 का जो बल है वह काम करेगा और उसके विरुद्ध तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला होता है 1/4πε0 और इंटू Q1 और इंटू Q2 और अपॉन का R12। ठीक, अब दूसरा और कुछ देखो इसमें एक अलग हमारे पास, बस ये टॉपिक इतना ही है। अगला टॉपिक देखो मेरे भाई, अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूँ। मेरे पास जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब जरा देखो मेरे भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जरा देखो मेरे भाई। अब मैं कह सकता हूँ विद्युत द्विध्रुव है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि तुम द्विध्रुव को लेकर आओगे, ये मेरे पास बाह्य विद्युत द्विध्रुव है और मैं मान लो ये मेरे पास विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ मान लो ये माइनस का, ये मान लो प्लस का, मैं इसको उठा कर लेकर आ रहा हूँ, तो ऐसा उठा कर लेकर आ रहा हूँ, तो एक तो काम तो करना पड़ेगा जो इसको मैं उठा कर लेकर आ रहा हूँ, इसके बल के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होएगी। और एक काम मुझे करना पड़ेगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है भाई, ये जो विद्युत क्षेत्र ये वाला है, ये वाला प्लस क्यों और एक माइनस क्यों, इनका भी तो आपस में इसको घुमाए, ये तो उठा कर पूरे को लेकर आ रहा हूँ। लेकिन एक विद्युत क्षेत्र ऐसे भी तो है, प्लस वाला विद्युत क्षेत्र इस पर इधर को बल लगाएगी, इस पर इधर को बल लगाएगी, एक इसको अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा मुझे। तो इसमें मैं दो तरीके का काम करूँगा थोड़ी देर के लिए। इसमें मान लो मैं इसमें मान सकता हूँ इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण जो है, इसमें जो मेरे पास द्विध्रुव, यदि मैं आघूर्ण की बात करूँ किसकी, मेरे पास द्विध्रुव आघूर्ण मेरे पास क्या है P, ठीक। एक विद्युत क्षेत्र की बात करता हूँ मैं, यदि इसमें विद्युत क्षेत्र मेरे पास कितना भाई E है, क्षेत्र की दिशा क्या है, क्षेत्र की दिशा मान लो इसमें थीटा कोण को बनाती है, थीटा कोण अनंत से मैं उठा कर लेकर आ रहा हूँ किसी बिंदु तक। मुझे इसमें दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये है कि द्विध्रुव को, किसको मेरे भाई, द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के लंबवत, किसके, विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, एक तो मुझे यूँ लिख लाने में किया गया कार्य कितना मानूंगा मैं उसको W1, ठीक। दूसरा इसमें काम क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसको लंबवत उठा कर लेकर आया हूँ, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ लंबवत स्थिति से, अब जो लंबवत है जैसे ही आया टेढ़ा मेढ़ा, और वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य, मान लो वो मेरे पास W2 है। अब मैं यदि टोटल स्थितिज ऊर्जा निकालूं, पहला तो मैं तो W बराबर काम के बराबर होएगा, पहले तो मुझे वर्तमान स्थिति से उठा के जैसे तैसे मैं टेढ़ा मेढ़ा लेगा, अब उसको सीधा करने में जो एनर्जी खर्च करी गई है, और वो एक तो उठा कर लाने में और एक उसको सीधा करने में, ऐसा समझ लो दोनों को मोटी मोटी भाषा में। अब दूसरी वाली एनर्जी जो है, मान लो ये वाली मेरे पास एनर्जी है। अब एक बात बताओ, यदि मैं इसको उठा कर लेकर आया, जब मैं इसे विद्युत क्षेत्र में उठा कर लेकर आऊँगा तो इस पर प्लस चार्ज लगेगा, इस पर माइनस चार्ज है, तो दोनों विद्युत क्षेत्र में इस पर इधर को फोर्स लगेगा, इस पर इधर को फोर्स लगेगा, तो ये अपना आप ऑटोमेटिक अलाइंस ना हो जाएंगे, अपना आप सीधे ना हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर यदि इसको काम मिलेगा तो इसको काम दे देना पड़ेगा, तो इसे सीधा करने की ज़रूरत है। हाँ, तो ध्यान करो, जब इसको सीधा करने की ज़रूरत नहीं है तो W1 को मैं 0 लिख सकता हूँ, W1 को क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ यह दूर से उठा के लाने तक ही एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ U बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर W2 के। कैसे लिख सकता हूँ मैं, W2 के, अतः नेट कार्य इस पर जो W1 बराबर है वह क्या होएगा मेरे भाई, 0 होएगा।
लंबवत स्थिति का मतलब है बिल्कुल सीधा करने वाला। यदि मैं इसको सीधा करने की कोशिश करूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, वो विद्युत क्षेत्र अपना आप करेगा। प्लस पर चार्ज लगाएगा अट्रैक्शन, एक पर लगाएगा रिपल्सन, दोनों बिल्कुल सीधे अलाइंस्ड हो जाएंगे, बात खत्म। तो W1 बराबर 0। सिर्फ इसको अनंत से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही मेरे पास वह इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक, अब ज़रा इसमें देखो, इसके आघूर्ण के ऊपर देखते हुए बात करते हैं। अब मैं कहने लगा कि द्विध्रुव का आघूर्ण मान लीजिए हमने P है, जो हमारे पास द्विध्रुव है, क्या मेरे भाई, जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह क्या है मेरे भाई, P है। ठीक, वही एक समान जो क्षेत्र है वह मेरे पास E है। कोण मेरे पास थीटा है। अब मैं यदि प्रत्यानयन बल की बात करता हूँ, बल कितना हो सकता, तो बल के लिए मैं टोर इस पे कह रहा हूँ, मैं ध्यान रखना बल कितना हो सकता। टोर्क बराबर मेरे पास क्या होता है, माइनस का P और इंटू E और इंटू साइन थीटा। मैं क्या कर सकता हूँ, विद्युत द्विध्रुव पर, यह है द्विध्रुव पर, यदि मैं यहाँ से लिखूँ द्विध्रुव पर यह है प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, मतलब कि उसको टोर्क एक तरीके का मैंने बताया दूरी पर, जब किसी निश्चित दूरी पर एक, हाँ अगर सर्किल में ऐसे यहाँ मेरे पास रेडियस आ रहा है और मैं यहाँ पे नीचे से फोर्स लगा रहा हूँ F, तो नीचे से जो फोर्स लगा रहा हूँ ना F और इंटू दूरी, हाँ तो उस दोनों उसको बोला जाता है टोर्क। अब ऐसी ही मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में ऐसा मान लो ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, थोड़ा सा डेरिवेशन ही बना कर देते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र में मान लो अलाइंस्ड ये इधर को था, लेकिन मैंने ये इधर से इधर को कर दिया, ये माइनस का क्यों है, ये मेरे पास प्लस का क्यों है। विद्युत क्षेत्र के डाइपोल के लिए मोमेंटम P ऊपर की तरफ को है, माइनस से प्लस की तरफ से, ये वाला मान लो ये कोण मेरे पास d थीटा है, कितना है मेरे भाई, d थीटा। और ये मान लो मैं इसको कह सकता हूँ ये इधर को जा रहा है, ये वाला यहाँ से, तो यार ये वाला कोण मान लो ये थीटा है। ठीक, अब यदि मैं इस बात को कहूँ, मुझे ये थोड़ा सा मैंने सरकाया, मान लो मैंने हल्का सा थोड़ा सा इधर से इधर को, मैं कह सकता हूँ कि मैंने डी थीटा थोड़ा सा करो, डी थीटा का मतलब पहले यहाँ मान लो यहाँ से मैंने इधर को कर दिया थोड़ा सा, तो मैंने उस एंगल को मान लिया डी थीटा। डी थीटा एक अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म कोण है, मैंने थोड़ा सा इसको आगे को करा डी थीटा, तो मुझे इस पर कुछ ना कुछ टॉर्क मिलेगा। भाई कुछ ना कुछ तो टॉर्क मिलने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इस पर काम करना पड़ेगा। तो काम बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ, डी चली गई दूरी, काम कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बराबर कितना निकालते हैं, एफ इंटू डी, वहाँ मेरे पास दूरी होती है, यहाँ कोण होएगा तो एफ इंटू डी, तो यहाँ टॉर्क मेरे पास है बल की जगह, और डी थीटा मेरे पास कोण है, चली गई दूरी, तो मैं इसको टोटल कितना लिख सकता हूँ, पी और इंटू ई लिखा जा सकता है, और इंटू साइन थीटा, P और इंटू ई, टॉर्क मेरे पास कितना आया, P और इंटू ई और इंटू साइन थीटा, और मैं लिख सकता हूँ इसको इंटू डी थीटा। अब द्विध्रुव पे ध्यान करो, किस पे मेरे भाई, हाँ जो द्विध्रुव है वह थीटा बराबर, मान लो एक तो स्थिति उसकी θ1 की है और एक उसकी स्थिति θ2 की है, घुमाने पर θ1 से θ2 के लिए लेके गया मैं, मतलब कि चाहे मान लो θ2 यहाँ पर, θ1 यहाँ पर भी हो सकता है, θ2 यहाँ पर भी हो सकता है, θ1 यहाँ पर भी, θ2 यहाँ पर भी, बहुत सारी स्थिति बनेंगी। अब यदि मैं इसको निकालूं, इसका डेरिवेशन करूं, तो W बराबर मैं टोटल इसकी स्थिति निकालूं यहाँ से यहाँ तक पूरा घुमाने के लिए, मैंने बताया जब किसी चीज़ को इकट्ठा करना हो तो उसका समाकलन कर दो D वर्ग। ये थोड़ा सा वर्क है, ये समझ लो क्वेश्चन पृष्ठ वाला होगा, मैंने थोड़ा सा टॉर्क लगाया, लेकिन यदि मैं पूरे के लिए निकालूंगा तो लिमिट लगाओ, वो समाकलन करो, लिमिट के लिए कहाँ से θ1 के लिए मैं θ2 के लिए लेके गया, और P और इंटू ई और इंटू मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा और इंटू डी थीटा। ठीक, बराबर मैं इसे कितना कर सकता हूँ, पी ई मेरे पास कांस्टेंट है, साइन थीटा का जब समाकलन करोगे तो माइनस का क्या मिलेगा मुझे, कॉस थीटा। ठीक, और θ1 और इंटू θ2 लिमिट अप्लाई करो, तो लिमिट अप्लाई करने के लिए कितना कर सकता हूँ मैं, अब लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, पी ई एक बार लिख दो, लोअर लिमिट के लिए कितना लिख सकता हूँ मैं, कॉस θ1 और माइनस का कॉस θ2। ये मेरे पास वो वर्क आ गया पी ई और इंटू जो तुमने विद्युत द्विध्रुव को, किसको मेरे भाई, विद्युत द्विध्रुव को एक स्थिति से दूसरी θ1 स्थिति से θ2 स्थिति में ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए फार्मूला है हमारे पास W बराबर P इंटू ई, θ1 और इंटू θ2। मान लो कि θ1 मेरे पास, यदि मैं ऐसा मान लूँ θ1 बराबर 90 है,
90 का मतलब ऊपर खड़ा बिल्कुल ऐसे सीधा, मुझे ये ऐसा उठा के ऐसा लाना, थीटा बिल्कुल ऐसा लेके जाना। अब थीटा 2 मेरे पास कोई एंगल है, अब वो कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, कैसे भी, तो मुझे उसके लिए स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो फार्मूला लिखूंगा पी भाई बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, हमेशा तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल सीधा ही मिलेगा, हमेशा ही ज़्यादातर, क्योंकि यदि तुम फ्री छोड़ दो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे को सीधा कर लेंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे मेरे भाई, सीधा कर लेंगे। तो मैं इसके लिए स्थितिज ऊर्जा निकालूँ तो कितना कर सकता हूँ, इसको मैं cos 90 और माइनस का cos थीटा, जिस एंगल तक मुझे ले जानी है वो एंगल कुछ भी हो सकता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना पी और इंटू 0 माइनस का मैं इसे लिख सकता हूँ कितना मेरे भाई cos थीटा। तो u बराबर मेरे पास एनर्जी ही चलती आ रही है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का p और इंटू ई और इंटू लिख सकता हूँ मैं इसको मेरे भाई cos थीटा। क्या लिखा जा सकता है, इंटू कॉस थीटा। यदि तुम इसको वेक्टर के रूप में लिखोगे तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस में पी वेक्टर और इंटू ई वेक्टर, क्योंकि कॉस थीटा क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, और अब मुझे उस मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये तो मेरे पास स्थिति होगी एक। दूसरी एक और लास्ट स्थिति देख लो। इसकी देखो स्थिति तो आगे बहुत सारी हैं, लेकिन ये फार्मूला सब कुछ बयां कर देंगे, फार्मूले लगाते चले जाइए, सवाल आते चले जाएंगे। अब देखो एक मेरे पास होती है क्या, द्विध्रुव की, यदि मैं थीटा बराबर कितना मान रहा हूँ मैं 0, आज कहाँ से लेकर जा रहा हूँ, ये थीटा 1 है और मैं थीटा 2 को किसी कोण तक लेकर जा रहा हूँ, तो मेरे पास W बराबर फार्मूला लिखो सीधा PE बराबर, मैं इसे लिख सकता हूँ कितना cos 0 और माइनस का मैं इसे लिख सकता हूँ कहाँ मेरे भाई, cos थीटा तक के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मैं इसे W बराबर कितना लिख सकता हूँ PE और इंटू 1 माइनस का cos थीटा। एक मेरे पास ये भी स्थिति, बस इसमें यही है, बाकी मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊँगा, बाकी डेरिवेशन तब समझ में आएगा ये। आगे देखो एक मेरे पास है स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर, चालक स्थिर विद्युती, हेडिंग है चालक स्थिर विद्युती। चालक स्थिर विद्युती में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, और ये बहुत डीप है मेरे भाई, ये थोड़े से मतलब कान से तो गर्म कर देगा, पर तुम्हें ध्यान करके पढ़ना पड़ेगा। ये यही है बस, इसमें जो टॉपिक थोड़ा सा भारी पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, सोचने की प्रक्रिया ज़्यादा है और तुम्हें यही ध्यान करना है। ठीक, इसकी थ्योरी भी ज़्यादा है। देखो भाई कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये 2-4 पॉइंट देखो। पहला पॉइंट देखो, मैं इसमें छोटे छोटे से पॉइंट उन्हें लिखवा देता हूँ। यदि तुम्हारे पास कोई चार्ज, दो तरीके की गोले, एक तो चार्ज है और एक डिस्चार्ज है। यदि मैं कहूँ आवेशित अथवा उदासीन, उदासीन का मतलब है जिस पर कैसा भी आवेश है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, चालक के भीतर, किसके भीतर, चालक के भीतर, जो सर्वत्र का मतलब है टोटल सारा स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। कैसा होगा मेरे भाई, शून्य होता है। मतलब कि यदि मेरे पास ये उदासीन है, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0, इसके बाहर भी विद्युत क्षेत्र 0। लेकिन यदि मेरे पास एक कोई चार्ज ऐसा है जो जिस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, चाहे उस पर 1 कूलाम का हो, 2 कूलाम का हो, 3 कूलाम का हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इसके विद्युत क्षेत्र 0 होएगा ही होएगा, लेकिन बाहर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होएगा। बस यही याद रखने दिमाग में। तो मैं इसमें ये बात लिख सकता हूँ, मेरे पास स्थितिक का मतलब है, मैं इसमें लिख दूँ स्थितिक का रुका हुआ, हाँ, स्थितिक स्थिति में किसी चालक के भीतर, क्या मेरे भाई, के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र शून्य
होता है। दूसरा यदि मैं कहूँ अब मैंने मान लो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये मैंने कोई विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत उसमें रख दिए, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाया उसमें रख दिए। यदि मैं इसी बात को दोबारा दोहराऊँ कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र इसमें है विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है। कैसा होता मेरे भाई? सर्वत्र शून्य होता है। मतलब बाहर से भी रख दोगे ना तुम, बाहर विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तब भी, बस ये नोट पॉइंट याद रखने। एक और मेरे पास यही पॉइंट है कि यदि आवेशित चार्ज है, यदि मेरे पास चालक कैसा है? आवेशित है। आवेशित चालक का कोई पृष्ठ है, पृष्ठ पर तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर। किस पर मेरे भाई? पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है ना, स्थिर जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र लिख लो, जो मेरे पास स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? पृष्ठ की अभिलंबित होता है, पृष्ठ के अभिलंबित होता है। मतलब कि यदि मेरे पास ये पृष्ठ है तो इससे हमेशा सामने को, यदि पृष्ठ की दिशा इधर को है तो सामने ही निकलेगा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। जिधर को, यदि मैं इधर को देख रहा हूँ तो इधर को, इधर को देख रहा हूँ तो इधर को, जिधर को है अभिलंबित ही होएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब यदि मैं एक इंटेंसिटी निकालूँ, आवेशित चालक है मेरे पास, क्या है मेरे भाई? आवेशित चालक, आवेशित चालक है। उसके लिए यदि मैं पृष्ठ डेंसिटी निकालूं, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालूंगा? E बराबर, ये मैं जानता हूँ, E अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, वह विद्युत क्षेत्र, ये मेरे पास क्या है? चार्ज डेंसिटी है सरफेस के लिए। मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना, चालक पर इतना ही होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक। डेंसिटी के लिए जब यदि फार्मूला यूज करोगे, लेकिन यदि बीच में कोई मटेरियल रखा हुआ है तो क्या लिख सकता हूँ मैं? रो अपॉन, मैंने के पहले लिख दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हूँ ना, तो मैं सर रो अपॉन का की और इंटू एप्सिलॉन नॉट, बस सीधा फार्मूला यही याद रखना। यदि एन वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो वेक्टर फॉर्म में ले लेना, विदाउट वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ तो वेक्टर फॉर्म में ले लेना। इसमें मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ इसी चीज़ से, तो इसका मतलब मैं यहाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ, E बराबर, यदि मैं लिखूँ E प्रीपोर्शनल टू 1 अपॉन का एप्सिलॉन नॉट मेरे पास दे रखा। अब यदि मैं रो की डिपेंडेंसी निकलूँ ना, रो का मान, ये जो मेरे पास रो है, विद्युत क्षेत्र जो घनत्व है, रो का मान यदि मैं यहाँ से लिखूँ, रो का मान जो होता है ना मेरे पास, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर भी निर्भर करता। क्या लिखता हूँ मैं? वक्रता त्रिज्या R पर निर्भर करता है, R पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, E प्रीपोर्शनल टू रो प्रीपोर्शनल टू 1 अपॉन का R का मतलब अभी समझ लो, जितनी R कम होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होएगा। R कम का मतलब मान लो नुकीला ही होगी चीज़। तो यदि मैं ऐसे लिखूँ ना, रो तथा R का मान नुकीला ही लिख लो, नुकीले भाग पर अधिकतम होगा, नुकीले भाग पर अधिकतम तथा समतल भाग पर मिनिमम, समतल भाग पर न्यूनतम। होगा, ठीक। ज़रा नोट करके लिखो।
नोट ये लिखना है, मोस्ट है मेरे भाई। यदि मैं देखो राइटिंग कैसे लिखनी है, मैं थोड़ा सा आराम से लिख कर बताता हूँ तुम्हें। नोट, ये जो गोलीय पृष्ठ होता है ना, जैसे गोलीय पृष्ठ कहीं से पतला है, जैसे अंडा मान लो, अंडे की जो नुकीले पार्ट है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, ऊपर वाले पार्ट पर कम होएगा, है नी। लेकिन यदि मैं कहूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ का गोलीय जो आवेश है मेरे पास, आवेश कैसा है, गोलीय, गोल है लेकिन उसकी शेप समान नहीं है। गोलीय आवेशित चालक है के पृष्ठ, गोलीय आवेशित चालक के पृष्ठ पर ई जो है नियत नहीं होता, नियत नहीं होता, लेकिन उसका परिणाम नियत होता। परिणाम क्या होता, नियत होता। लेकिन यही बात मैं यदि समतल पृष्ठ के लिए लिखूँ ना, समतल पृष्ठ के पृष्ठ पर जो ई है, ई नियत होता है। कैसा होता मेरे भाई, नियत होता। ठीक। अब जैसे मान लो ये मेरे पास कोई चालक आवेश है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होएगा, इन वाले पार्टों पर, नुकीले पार्टों पर। बस इतना ही याद रखना। यदि तुम्हारे पास कोई आवेशित चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वोल्टेज ये जो मेरे पास है कांस्टेंट है भाई। लेकिन यदि मैं इसी को अर्थ कर दूं, क्या कर दूं मेरे भाई, पृथ्वी से जोड़ दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और वी भी जीरो, इस स्थिति में। नेक्स्ट पॉइंट है, बस पॉइंट इसके याद रखने ये स्थिर विद्युत के, वरना इनकी कैलकुलेशन इतनी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। देखो यदि मेरे पास कोई चालक है, किसी चालक को मैं क्या काम कर रहा हूँ, किसी चालक को ऐसे लिखो, किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश, मैं एक्स्ट्रा आवेश दे रहा हूँ, किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश स्थैतिक स्थिति में, स्थैतिक का मतलब है रुकी हुई स्थिति में, चालक के पृष्ठ पर ही विद्यमान होगा। जहाँ चालक की सतह है, चालक की सतह पर विद्यमान होगा, अंदर कोई नहीं होगा, अंदर नहीं जाता कभी भी। चालक के अंदर यदि मैं लिखूँ, ऐसे लिख दो इसको, चालक के अंदर कोई नेट आवेश नहीं होगा, नेट आवेश ही मान लो, कोई नेट आवेश नहीं होता है, नेट आवेश नहीं होता है, वही गॉसियन पृष्ठ को है। ठीक, मतलब वही समझो, जब अंदर आवेश नहीं है, यदि मैं थोड़ा सा ऐसे ही मान लूँ कि ये मेरे पास कोई पृष्ठीय आवेश है और मैंने इसको आवेश दिया, ये मान लो डॉटेड है, तो पृष्ठ सारा आवेश कहाँ पर मिलेगा मुझे, बाहर की तरफ को, गॉसियन पृष्ठ मान लो। क्यों इन इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, जीरो है। यदि मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो ई बराबर मेरे पास क्या होगा, समाकलन पूरे के लिए लो और इंटू डी एस वेक्टर बराबर जीरो। ठीक, मैं जानता हूँ अंदर क्यों इन मेरे पास चार्ज तो मैंने बाहर दिया, अंदर मेरे पास जीरो है, तो मैं यदि यहाँ से फाई ई बराबर निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, क्यों इन आर अपॉन का एप्सिलॉन नॉट ई बराबर जीरो, क्योंकि अंदर किसी प्रकार का चार्ज है नहीं, तो क्यों इन बराबर जीरो, तो इसका मतलब सारा का सारा चार्ज बाहर आएगा, अंदर मेरे पास कोई चार्ज नहीं है। यदि मैं इसके लिए अंदर आवेश घनत्व निकाल सकता हूँ, बताना ज़रा आवेश घनत्व क्या होगा। अबे जब अंदर चार्ज ही नहीं हो तो आवेश का घनत्व का क्या मतलब, अंदर आवेश घनत्व भी जीरो होगा, अंदर आवेश घनत्व भी जीरो होगा। जब बाहर ही हो गया तो अंदर जाने की ज़रूरत क्या। आगे देखो ज़रा, इसमें थोड़ी सी और देखो मेरे भाई, मैं अंदर एक नोट इसमें लिख ही लो, क्योंकि ये काम आएगा थोड़ा सा भी। मैं यदि आवेश घनत्व बताता हूँ तो चूँकि आवेश के अंदर कोई आऊ नहीं होता, क्या नाम है, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं है, मैं इस बात को लिख रहा हूँ, चालक के जो अंदर है
चालक के अंदर यदि आवेश क्या है मेरे भाई, शून्य है, आवेश मेरे पास क्या है, शून्य है, ठीक। अतः चालक के भीतर, तो चालक के अंदर मैं एक बात कह सकता हूँ, चालक के अंदर जो आयतन आवेश घनत्व, कौन सा, आयतन आवेश जो घनत्व है वह भी जीरो होएगा भाई। अब जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो उसकी डेंसिटी का क्या मतलब होएगा। अब बात करते हैं सतह की। अब चालक आवेश है उसकी सतह पर आ जाओ थोड़ा सा। मैं नोट करके एक चीज़ लिख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। चालक के पर जो पृष्ठ आवेश की जो अधिकतम संभावित मान है ना, उसके पराविद्युतांक पर निर्भर करता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर। अब पहले थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देख लो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, पराविद्युतांक सामर्थ्य। पराविद्युत सामर्थ्य, इसकी डेफिनेशन लिख लो। पराविद्युतांक सामर्थ्य की मतलब है यदि मेरे पास कोई मीडियम है जिसमें से मैं विद्युत क्षेत्र को पास कर रहा हूँ। अब विद्युत क्षेत्र को देखो, ब्रेकडाउन होना, पहले लिख लो इसको। ये समझो विद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम सीमा, पहले ऐसे ही लिख लो क्योंकि माध्यम हो जाएगा फिर। किसी पराविद्युत, कोई मटेरियल है जिसमें से हम विद्युत क्षेत्र को पास कर रहे हैं, पराविद्युतांक माध्यम, माध्यम का मतलब होता है मटेरियल में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम तीव्रता जिसे पराविद्युत माध्यम, जिसे पराविद्युत माध्यम, हाँ, बिना भंजन के सहन कर सकता है, इसी को क्या बोला जाता है, पराविद्युतांक सामर्थ्य। भंजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक। अभी समझाएंगे इसको पूरा। अब मैं यदि चालक की सतह की बात करता हूँ, ये मेरे पास चालक की सतह है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तो तीव्रता है वो इसी ब्रेकडाउन पर काम करती है। इसी के रेस्पेक्ट में यदि मैं वो लिखूँ, डेफिनेशन लिखूँ इसकी, तो मैं यह कह सकता हूँ कोई मेरे पास का चालक है, किसी चालक, क्या मेरे भाई, किसी चालक पर पृष्ठ आवेश, किसी चालक पर पृष्ठ आवेश घनत्व का अधिकतम मान उसके पराविद्युतांक माध्यम जो है उसकी सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। का मान माध्यम के, जो हम माध्यम यूज कर रहे हो, माध्यम के पराविद्युतांक पर निर्भर करता है, पराविद्युतांक सामर्थ्य पर निर्भर करता है, सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अब ज़रा देखो मेरे भाई, मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें है क्या वो बंडल। ये मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरे पास ये मटेरियल है और ये मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास हो रही है, इस मीडियम में से। अब इसमें मटेरियल, इसमें जो इलेक्ट्रिक, इसके जो डाइपोल है वो ऐसे पड़े, कुछ 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 ऐसे पड़े। अब बाहर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर प्रेशर लगाएगी तो इनको सबको अलाइंस्ड कर देगी। अलाइंस्ड का मतलब है एक रो में ला देगी, ऐसे ला देगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनको सभी को अलाइंस्ड कर देगी बिल्कुल एक लाइन में, और जब तक इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब तक ये चलते रहेंगे। जब तक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो चलेगी उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी सामर्थ्य। क्या बोला जाएगा, उसकी सामर्थ्य। और उसी को बोला जाता है ब्रेकडाउन। ये पराविद्युतांक सामर्थ्य है, ये बोला जाता है जैसे कि ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन का मतलब इसके सारे मटेरियल अलाइंस्ड हो गए।
मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ा रहा हूँ कि ये मटेरियल मेरे पास फट गया, उसे बोला जाता है पंचर या ब्लास्ट। इसका फट जाना बोला जाता है पंचर या ब्लास्ट, और सारे जब अलाइंड हो जाएंगे बिल्कुल एकदम उसमें हो जाएगा, उसे बोला जाता है ब्रेक डाउन। तो किसी की भी सतह जो होती है बाहर वाली, उस पर जो मैक्सिमम वो होती है वह इसी पर डिपेंड करता है कि इस पर परावैद्युतांक की सामर्थ्य कितनी है, किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड कितना करा जा सकता है। ठीक, इसके लिए छोटा सा एक ही फार्मूला है, ज़रा उस पर देख लो। यदि तुम्हें वायु के लिए वायु की परावैद्युतांक मालूम है, वायु की परावैद्युतांक सामर्थ्य कितनी होती है? वायु की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। ठीक, मान लो किसी चालक है और चालक पर मुझे क्या निकालनी है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही निकालनी है। अधिकतम संभव पृष्ठ आवेश घनत्व मानो यदि कोई चालक है, चालक पर ऐसी लिख लो, चालक पर अधिकतम आवेश घनत्व, मैंने ऐसा मान लिया, आवेश घनत्व मेरे पास रो मैक्सिमम जो है, ठीक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर निर्भर करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखवाया, रो मैक्सिमम और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट बराबर मैं लिख सकता हूँ इसको ई मैक्सिमम। क्या लिखा जा सकता है? ई मैक्सिमम। यदि मैं गोले के लिए बात करूँ तो मैं कितना कर सकता हूँ? ई मैक्सिमम बराबर रो मैक्सिमम मेरे पास चल ही रहा है, और अपॉन का क्या कर सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन का फार्मूला लगाओ 1/4 और इंटू क्यू मैक्सिमम, जितना मेरे पास चार्ज है, और अपॉन का r² उसकी रेडियस। ये मेरे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 क्यू मैक्सिमम। क्यू का मतलब चार्ज, तुम थोड़ी देर पहले फार्मूले दिमाग से मत निकाल दियो, 1/4 इंटू क्यू इन अपॉन का r² लिख रहे हैं ना, ये वही आ रहा है, मैंने कैपिटल में लिख दिया, बस इतना ही है। यदि मैं यहाँ से क्यू के लिए वैल्यू निकालूँ तो क्यू के लिए वैल्यू निकाल सकता हूँ 4π एप्सिलॉन नॉट और इंटू r², और इंटू मैं लिख सकता हूँ इसको किसको? ई मैक्सिमम। क्या लिखा जा सकता है? ई मैक्सिमम, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इस फार्मूले की लिख दो, रो बराबर मैं इतना भी लिख सकता हूँ, क्यू नॉट बराबर 4π एप्सिलॉन नॉट और इंटू r²। ई मैक्सिमम बराबर कितना लिखा जा सकता है? रो मैक्सिमम और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट से यू खत्म, तो रो बराबर कितना लिख सकता हूँ? 4π r² और इंटू रो मैक्सिमम, इतना भी लिखा जा सकता। ठीक, बाकी बाद में बताएंगे तुम्हें, तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी।